आज हमारा बेसिक्स का लास्ट डे है, ठीक है। जो भी लगे 1.5 2 घंटे आज इसको कंप्लीट करेंगे टैक्स का, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होते ही अब आप एलिजिबल हो जाओगे हेड्स ऑफ इनकम में, ठीक है। तो अपने डेफिनेशन चालू किए थे, पर्सन्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया था अच्छे से। एक बार मैं पर्सन्स की डेफिनेशन को रिवाइज करा दे रहा हूँ, ऐसे रैंडमली रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। पर्सन्स में अपने क्या क्या कंसिडर किए थे। पर्सन्स मीन्स इंडिविजुअल। पर्सन्स में इंडिविजुअल, अब वो इंडिविजुअल आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। एग्जाम्पल, हम और आप, हम और आप कौन से पर्सन है? नेचुरल पर्सन है, नेचुरल इंडिविजुअल है। याद करो, एच को भी इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन डेफिनेशन में एच को अलग से लिखा गया है। नॉर्मली एच क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको भी इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल पर 2.5 लाख रुपए का एग्जाम्सन है, वैसे ही एच पे भी 2.5 लाख रुपए का एग्जाम्सन है, तो इंडिविजुअल में भी एच आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल आता है। फिर उसमें आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? आएगा आपका कंपनी आएगा, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एक आता है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हाँ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एओआई बोलते, एओपी बोलते हैं ना। उसमें क्या क्या आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में? कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट वेंचर, याद आ रहा है? फिर अपने पढ़े थे बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें मैंने बहुत एग्जांपल दिया था। इंस्टीट्यूट्स, सीएमए इंस्टीट्यूट्स, सीए इंस्टीट्यूट्स, है ना, सीएस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और आपका पॉलिटिकल पार्टी, वो आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आते हैं। फिर अपने पढ़े थे एजीपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उसमें कौन कौन आता है आपका? इटसेल्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जो हमारा सीयू है ना, वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, राइट। फिर उसका एग्जाम्पल और भी दिया था मैंने एग्जाम्पल, बताओ। आरबीआई से भी, याद करो, डेटी को भी आरजीपी में, एजीपी में कन्वर्ट करते हैं। भगवान, मैंने बालाजी ट्रस्ट का एग्जांपल दिया था ना, कि हमारे यहाँ पे, हाँ, डेटी मतलब सारे धर्म के देवी देवता, सारे धर्म के गॉड, सारे धर्म के जो भी अल्लाह वल्लाह सब, मतलब अलग अलग नाम है ना। जो भी एक सुप्रीम एनर्जी है, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम देते हैं। हम लोग भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई गुरु बोलता है, बस कोई गॉड बोलता है। बट बेसिकली क्या, एक सुप्रीम एनर्जी है जिस जो बिलीव काइंड ऑफ, तो डेटी को सुप्रीम एनर्जी बोलते हैं अलग अलग धर्म में, ठीक है। तो डेटी भी अपना टैक्सेबल पर्सन में आ जाता है, ठीक है। तो वो था अपना पर्सन का डेफिनेशन। फिर मैंने आपको एच का थोड़ा सा ज्ञान दिया था कि एच क्यों बनाते हैं, याद है? एच बनाने का बेसिक बेनिफिट क्या है? जैसे एक इंडिविजुअल को 2.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है, वैसे ही अगर आप एक एच खोलते हो और अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एच में दिखा रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट करोगे, बदले में रिटर्न तो आएगा। तो एच के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया, तो रिटर्न भी किसके नाम पे आएगा? एच के नाम पे आएगा। तो जैसे आपको 2.5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे ही एच की 2.5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो एज ए इंडिविजुअल आपने इंडिविजुअल होने के नाते 2.5 लाख रुपया का एग्जाम्पशन लिया, और एच खोला, उस पर भी 2.5 लाख रुपया का एग्जाम्पशन लिया, आया वो सामने, तो आपको 5 लाख का एग्जाम्पशन मिल गया। अब प्लस एच खोलने के लिए आपका शादी होना, मतलब मैरिड होना, बहुत कपल होना बहुत जरूरी है। तो आपकी वाइफ पे भी 2.5 लाख रुपया का एग्जाम्पशन मिल गया। तो मियाँ बीवी और एच तीनों मिलकर के कितने रुपए पैसा सेव कर लिए? 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपीज आपने सेव कर लिया। एच खोलने का बेसिक बेनिफिट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप एच खोलकर धंधा मत करो। आपको अगर धंधा करना है तो आप पार्टनरशिप पार्टनरशिप बनाओ, आप एलएलपी बनाओ, आप सोल प्रोप्राइटर बनाओ, आप कंपनी बनाओ। अगर आपको धंधा करना, एच खोलो, धंधा क्यों करना भाई? एच बस आप एक एंसेस्टर अपना फैमिली दिखा रहे हो, चलो अच्छी बात है। तो 2.5 लाख रुपए का एग्जाम्पशन लो, धंधा गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप धंधा करने के लिए कंपनी खोलो यार। एच क्या कर रहे हो? आया बात समझे? अच्छा, एच का दो कॉन्सेप्ट था ना, एक था दया भागा और मिताक्षरा। ज्यादा फेमस कौन है? मिताक्षरा, ठीक है। असम और बंगाल में ऑप्शन है, आपको दया भागा फॉलो करना है या मिताक्षरा। ज्यादातर लोग क्या फॉलो करते हैं? मिताक्षरा। बेनिफिट क्या है मिताक्षरा में? कि बच्चा पैदा पैदा होते ही है, चाइल्ड जैसे ही बॉर्न करेगा वो एचयूएफ को क्या बन जाएगा? मेंबर। अध्याय भागा में ऐसा नहीं होता, कर्ता का जब डेथ होता है बाद में बच्चा क्या बनता है? एचयूएफ में मेंबर। मेंबर नहीं बोलते, को पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एचयूएफ खोलने के लिए क्या बच्चा होना जरूरी है? क्या चाइल्ड होना जरूरी है? नहीं, सिर्फ कपल। कपल एक ही कंडीशन है, कपल, शादी ब्याह, बच्चा होना जरूरी नहीं है। क्लियर है एचयूएफ का कॉन्सेप्ट, पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज आपको ना एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, इंडिया का डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, इंडिया का डेफिनेशन। आपके इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है, इंडिया का डेफिनेशंस लिखाया गया है, पढ़ाया गया है।
और आप इसको हल्का मत लीजिए। मैं एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरा दोस्त का जब बिग फोर में, सीए है वो, बिग फोर में जब उसका जॉब लगा, ठीक है, आई थिंक इसमें था, पीडब्ल्यूसी में था आई थिंक, पीडब्ल्यूसी में या ईएनवाई में लगा था, क्योंकि अभी तो कंपनी चेंज कर दिया वो। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है, या तो पीडब्ल्यूसी होगा या ईएनवाई में होगा, ठीक है, आई थिंक पीडब्ल्यूसी में था। जब गया इंटरव्यू देने के लिए ना, जब गया इंटरव्यू देने के लिए, सर पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये जितने भी बिग फोर कंपनी, दे आर द ऑडिट फर्म कंपनी, ऑडिट फर्म और टैक्स वाली कंपनी होती है ना, जितनी भी बिग फोर कंपनी है, आप बिलीव नहीं करोगे, पहला क्वेश्चन उससे नाम तक नहीं पूछा, मेरे मेरे दोस्त से नाम तक नहीं पूछा। पहला क्वेश्चन एक ही दागा, व्हाट इज इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। भाई बीइंग ए सीए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का डेफिनेशन क्या है। और इनकम टैक्स, भाई सीए का कोर सब्जेक्ट क्या, ऑडिट और टैक्स। बी सीए का जो कोर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑडिट और टैक्स। तो टैक्स में तो इंडिया का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और सामने वाली जो फॉर्म है वो टैक्सेबल फॉर्म थी, तो उसको भाई पता होना चाहिए इंडिया का डेफिनेशन क्या हो गया। दोस्त पढ़ा लिखा था, गंवार नहीं था भाई, सीए पढ़ा लिखा था, बता दिया। तो अब आपको क्या इंडिया का डेफिनेशन पढ़ने के लिए सीए बनना पड़ेगा? नहीं ना, आपको भी तो बीकॉम में पढ़ा होना चाहिए। तो जो चीज़ कोई प्रोफेशनल कोर्स में जानता है, आप अगर बीकॉम में जान जाएंगे तो अच्छी बात है। आया बस समझ। तो मैं इंडिया के डेफिनेशन पढ़ा दे रहा हूँ, मूर्खों की तरह, गंवार तरह ये मत बोलना इंडिया एक देश है। अपना गंवारपंथी घर पे, बाहर नहीं। ठीक है, स्टेटस बनाओ थोड़ा सा। चलो लिखो, डेफिनेशन ऑफ इंडिया, हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। राजन, थोड़ा दो लोग को देखो तो, दो लोग को ऐड नहीं किए हो क्या? हाँ, ऐड नहीं हुआ, आप मैसेज किए थे आप? मेरे को मैसेज किए थे आप? क्या नाम है आपका? एक बार हाई लिख के फिर से भेजो ना। हाँ, मेरा नंबर टेक्स्ट करो तो। आप शायद उस दिन मैसेज नहीं किए थे, मैं आपको बोला था कि मुझे मैसेज कीजिए। आप शायद ऑफिस नंबर पे किए थे। तो आपको गूगल फॉर्म मिला था? आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया था? देखो तो।
क्या यादव बोल लड़का किया होगा, एक आकाश सिंह राजपूत ऐड किए थे बाबू आप? यादव बोल और आकाश, नोटिफिकेशन क्यों? अच्छा ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ये 25 ये क्या है? नहीं, क्लॉजेज होगा, पढ़े होंगे आपने। जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे से लॉ पढ़े हैं, उनको अच्छे से पता है। मैंने उनको पढ़ाया है कि डेफिनेशन केस में सबसेक्शंस नहीं होते। डेफिनेशन जब देखो सेक्शन 2, मेजॉरिटी केसेस में जितने भी लॉ लिखे गए हैं ना, वो लोग सेक्शन 2 में ही सारे डेफिनेशन डाल दिए। जैसे कंपनी एक्ट का जितना भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। इनकम टैक्स का जितना भी डेफिनेशन वो सेक्शन 2 में है। तो मेजॉरिटी जितने भी मेन लॉ हैं वो सारे की सारी डेफिनेशन एक जगह, जैसे अपने लोग क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन एक जगह लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एक जगह लिखते हैं। ऐसे ही जो बेयर एक्ट बनता है, बेयर एक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्ट है। जैसे आप पढ़ रहे हो लॉ, आपका जो आप जब लॉ पढ़ते हो ना, तो उसमें एक्ट भी पढ़ते हो, रूल भी पढ़ते हो, ठीक है, उसमें ऑर्डिनेंस भी पढ़ते हो, ठीक है, उसमें रेगुलेशंस भी पढ़ते हो, आप शेड्यूल्स भी पढ़ते हो, बाई लॉ भी पढ़ते हो। वो लॉ हो गया। लेकिन जब आप एक्ट पढ़ते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन पढ़ते हो, तो बोलते हैं बेयर एक्ट, ठीक है। तो जितने भी लॉ लिखे जाते हैं ना, वो बेयर एक्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो बेयर एक्ट में जो सेक्शन 2 से स्टार्ट हो गया, याद आ रहा, लॉ पढ़ा था ना, सेक्शन 2, सेक्शन 2 हमेशा इंडिकेट करता है डेफिनेशन वाले सेक्शंस। और डेफिनेशन केस में आपका बेसिकली सब सेक्शन नहीं होता, क्लॉज होता। उसका बेसिक्स बेसिक्स क्राइटेरिया क्या है कि सेक्शन का जो पार्ट होता है वो सब सेक्शन होता है। अरे सेक्शन का एक पार्ट क्या होता है, सब सेक्शन होता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सेक्शन 2 1 में कुछ और लिखा हुआ है, सेक्शन 2 2 में कुछ और लिखा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सेक्शन 2 1 में कुछ और लिखा है, सेक्शन 2 2 में कुछ और लिखा है, सेक्शन 2 और 3 में कुछ और लिखा है। अगर मैं इसको सब सेक्शन बोलूँ कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, इसका मतलब सेक्शन 2 में जो लिखा है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बोलूँ सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में जो लिखा है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगा, सेक्शन सब सेक्शन 2 में होगा। बट सेक्शन 2 तो ओनली बोलता है डेफिनेशंस, और कुछ तो बोलता ही नहीं है। तो इस डेफिनेशन 1 2 3 4, इसका तो 2 से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेक्शन 2 जस्ट बोलता है डेफिनेशन, और फिर बोलता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आया बस सामने। तो 1 2 3 4 5 का डेफिनेशन से कोई रिश्ता ही नहीं है। तो जहाँ पे रिलेशंस नहीं बनता है वहाँ पे सब सेक्शन खत्म हो जाता है, जहाँ पे रिलेशन बनता है वहाँ पे क्या होता है, सब सेक्शन होते हैं। आया बस हमने। तो इसके पीछे ना, मतलब जब मैं लॉ पढ़ाता हूँ तो पूरा कम से कम 15 20 मिनट लगता है इसके पीछे का रीज़न बताना। उसमें कुछ तुम लोगों को तो पता है अच्छे से, कुछ बेसिक्स लाइन होते हैं जो यहाँ पे बेसिक्स लाइन और सब मतलब सेक्शन और क्लॉज के बीच में कुछ बेसिक्स लाइन आते हैं, तो वो पूरा क्राइटेरिया है। तुमको का सिंपली समझना, ये समझो डेफिनेशन केस में सब सेक्शन नहीं होता। अगर सिंपली ये समझना है, क्या पढ़ना अपने को, डेफिनेशन केस में सबसेक्शन नहीं होता। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अपने को कैसे पता चलेगा ये डेफिनेशन वाला सेक्शन है? तो सेक्शन 2, किसी भी कानून, जब भी कोई भी कानून पढ़ोगे, जैसे ही सेक्शन 2 स्टार्ट होगा, समझ जाना ये कौन सा सेक्शन है, डेफिनेशन वाला सेक्शन है। और सेक्शन 2 ही, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 डेफिनेशन वाला सेक्शन है। ना 1 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5, कुछ नहीं। सिर्फ सेक्शन 2 में ही सारा का सारा डेफिनेशन लिखा गया है। जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ो ना, रेफरेंस में कंपनी लॉ पढ़ो, कंपनी लॉ में टोटल 95 डेफिनेशन है। और सारी जो 95 डेफिनेशन दी गई है वो किस में दी गई है, सेक्शन 2 में दी गई है। आपने पढ़ा होगा कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20, फॉरेन कंपनी डेफिनेशन पढ़ा होगा सेक्शन 2 क्लॉज 42, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन पढ़ा होगा सेक्शन 2 क्लॉज 46, ठीक है। फिर होल्डिंग पढ़ा होगा सेक्शन 2 क्लॉज 45। तो सारी की सारी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 2 में दी गई। सारे कानून में ऐसे ही लिखा रहता है। तो आपको आइडेंटिफाई मैंने बता दिया कि सेक्शन 2 जब भी स्टार्ट होगा, समझ जाना ये डेफिनेशन वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसमें सब सेक्शन नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसका माइक ओपन है, बाबू? माइक मत ओपन करो, 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 मा
माइक ओपन करोगे वीडियो में तुम्हारा आवाज आएगा, फिर तुम फेमस हो जाएगा मेरी तरह। माइक बंद करेगा प्लीज। चलो ठीक हो। ठीक है, एक मैसेज डाल दो, जिसका नहीं हुआ आफ्टर क्लास उसको ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, भी ऐड कर लो, सृष्टि को भी ऐड कर लो। फॉर्म फॉर्म भरे हो ना? नाम देख। अभी पढ़ा लेने दो, बाद में चेक करता हूँ। देखो, नंबर वन। अरे यार माइक ओपन करो, हिंदी समझ में नहीं आता किसी को? रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। आकाश। अरे भाई फिरंगी है। हाँ, लंदन रिटर्न है क्या? नहीं ना, वो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगा, फिर जो देखेगा उसको डिस्टरबेंस होगा काइंड ऑफ। लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 25A, इंडिया मीन्स, डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट हुआ, कौन सी डेफिनेशन है? एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव? एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, याद है ना, पत्थर की लकीर एग्जांपल दिया था। तुम लोग क्यों याद रखेगा? तुम लोग बस अपना याद रखो, बाबू सोना लोग, और क्या याद रखेगा? जिंदगी खत्म है तुम लोग का। कुछ याद नहीं रहता तुम लोग। इतना डिटेल में पढ़ाना, मतलब लगता है कभी गुनाह हो जाएगा मेरा। थोड़ा मैं पापा केस में बिजी हूँ, आज उनका आएगा आफ्टर, फिर तुम लोग का कुछ देंगे हिसाब अच्छे से। देखो, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रेकेट लिखना तो फर्स्ट शेड्यूल, सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे? द टेरिटरी, TERRI टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये अभी चार चार पांच पॉइंट लिखूंगा इसमें। इंडिया का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, छोटा डेफिनेशन नहीं है। पहला क्या लिखा हुआ है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात हो रहा सर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, किसका? इंडिया का। ये बात कहाँ लिखा गया? आर्टिकल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, बड़ा अजीब बना है। ये बात मेरे मेरे हिसाब से पहले लिखना चाहिए था। आर्टिकल 393 में लिखा गया, सुन लो मेरी बात। आर्टिकल 393 में, टोटल 395 आर्टिकल है। अरे टोटल कितना आर्टिकल था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हुआ था? 395 आर्टिकल है। करंट में 470 आर्टिकल है। करंट में जब आर्टिकल 395 था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, मतलब 1950 में, ठीक है? तो आर्टिकल 393 में लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मतलब इंडिया का संविधान। ये कहाँ लिखा गया है? इस वर्ड को तुम हल्का में ले रहे हो तुम लोग, इस वर्ड को। इस वर्ड के बारे में लिखा गया, आर्टिकल 393 में लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 393 में लिखा गया है, ठीक है? ओके। अब आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 ये बोलता है, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। बस इतना ही बोलता है। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। आया वसा ना? अब आप बोलोगे सर स्टेट तो बहुत सारे हैं। आपको पता है, जब देश आज़ाद हुआ था ना, हमारे पास बहुत लिमिटेड 12-13 स्टेट्स थे। बहुत सारे स्टेट बाद में ऐड हुए। रिसेंटली रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या कर दिया गया? पहले वो स्टेट हुआ करता था, अभी यूटी में कन्वर्ट कर दिया वो लोग। तो ये लोग चेंजेस आते रहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो अब वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं कि बाबू आप ना शेड्यूल 1 फॉलो करो।
शेड्यूल वन में ना स्टेट का लिस्ट दिया हुआ है। देखो ब्रेकेट में लिखा है ना फर्स्ट शेड्यूल। तो शेड्यूल वन में ना शेड्यूल शेड्यूल क्या होता है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आर्टिकल वन जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको शेड्यूल वन साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। शेड्यूल वन में सारे के सारे स्टेट का नाम दिया गया। तो रिसेंटली जब जम्मू एंड कश्मीर को हटाया गया तो शेड्यूल वन में भी चेंजेस लाई किया, अब उसको यूटी में डाल दिया गया। पहले वो स्टेट हुआ करता था, अब वो यूटी में आ गया। ठीक है, आप सुने होंगे सिक्किम हमें बाद में मिला 1965 या 75 में सिक्किम हमें मिला। हाँ, गोवा भी आया बाद में। ठीक है, हैदराबाद ये सब बाद में ऐड हुआ है। तो आर्टिकल वन क्या बोलता है, इंडिया डैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। अब आप बोलोगे सर स्टेट कहाँ है, स्टेट कहाँ है, तो आप शेड्यूल वन जाओ। शेड्यूल वन में आपको पूरा स्टेट का जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, शेड्यूल वन में सारे स्टेट का लिस्ट दिया हुआ है। 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। पहले 29 हुआ करते थे ना, अभी 28 हो गए। कुछ यूट्यूब में कन्वर्ट हो, यूट्यूब अरे यूनियन टेरिटरी में तो कन्वर्ट हो गए ना, तभी स्टेट 28 हैं। सुनो, और एक सुन लो मेरी बात। जब बात होती है टेरिटरी, एक एक वर्ड का मतलब है लॉ में। टेरिटरी का मतलब कौन सी टेरिटरी? नहीं नहीं, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी पूरा बोलो। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है वैसा ना। इंडिया का दो टेरिटरी है, एक इंडियन लैंड मास में पड़ता है, एक इंडिया के लैंड मास में पड़ता है जिसको अपने फ्रंटायर बोलते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोलते हैं। और एक इंडिया की टेरिटरी है जो इंडियन लैंड मास पे नहीं है, विदेशों की जमीन पर है, फिर भी उसको इंडियन टेरिटरी माना जाता है। जैसे कि नहीं, जैसे कि इंडियन एम्बेसी। पाकिस्तानी? पाकिस्तान इंडिया है क्या बोल रहा है? इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया का जहां जहां भी एम्बेसी है, जहां जहां भी एम्बेसी है इंडिया का, जहां जहां भी बिजनेस काउंसलेट है इंडिया का, जहां जहां भी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है इंडिया का, शिपमेंट इंडिया का जो शिपमेंट है, इंडिया का जो भी जितने भी एयरक्राफ्ट है, जिस भी जमीन पर लैंड है वो इंडियन टेरिटरी है। मतलब नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, सिंपल। इंडियन एम्बेसी यूएस में है। अरे इंडियन एम्बेसी यूएस में न्यूयॉर्क में है ना, वाशिंगटन में। इंडियन एम्बेसी आपका लंदन में है, हर हर देश में है। जिस एरिया में इंडियन एम्बेसी है वो एरिया किसका है? इंडियन टेरिटरी में आता है वो। मतलब उस जगह पे जो भी पैसा कमाया जाएगा वो किसका पैसा होगा? इंडिया का पैसा। आप बोलो, बोलो। हाँ बोलो, आवाज आ रही तुम्हारी। सभी का लैग हो रहा है क्या? वॉइस बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या? हेलो, आवाज अच्छी। हाँ समझ रहा हूँ, समझ। अटक जा रहा है ना, इसीलिए इसलिए क्लास नहीं रखा रहा हूँ। देख रहा हूँ फोन से क्लास ले रहा हूँ, तो वाईफाई तो बना नहीं है। और इतना भयानक सिस्टम है ना कि छोटा मोटा नेट से काम नहीं चलेगा। मिनिमम 40 से 50 Mbps का स्पीड होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ, तब जाके सिस्टम चलेगा। मोबाइल से चलेगा ही नहीं सिस्टम। वो तो यूट्यूब पे लाइव कराना था, बिकॉज सैम वाले का एग्जाम था। 200 रुपये का रिचार्ज कराया तब जाकर लाइव हुआ। पर ज्वाइन करो कोई, देखो तो कैसा आवाज़ है। हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है, हेलो हेलो। अभी ठीक है। अरे जिस दिन मैं फर्स्ट सेम का ईवीएस का मैराथन कर रहा था, 4 बार लैग किया। मतलब 4 बार लैग किया सिस्टम। 5-10 मिनट के लिए वीडियो रुक गया था पूरा। अभी ठीक है, आगे बढ़े। वीडियो लैग हो रहा है ना। एक्चुअली हम लोग का सेटिंग है ना कि आपको जो वीडियो दिख रही है ना वो मिनिमम जो रेजुलेशन है वीडियो का वो 1080p है। 1080p का रेजुलेशन पे आप देख रहे हो, और उसके लिए ना हायर स्पीड चाहिए। इसीलिए लैग कर रहा है, आप समझ रहा हूँ आपका बात। क्या करें बताओ। अभी सही है क्या? तो जिसका ही प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक बार
एक बार रीज्वाइन करो ना जिसका प्रॉब्लम हो रहा है। हैक तो कर रहा है वीडियो। रुको रुको एक मिनट, मैं कुछ करता हूँ, रुको रुको कुछ करता हूँ। ये करे ना। अभी ठीक है? अभी सही है ना? चलो। चलो अभी ठीक है। सब लोग बोलो भाई। सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली मैं चाहता हूँ ना आपको जो भी क्लासेस मिले एकदम क्लियर क्वालिटी मिले, इसलिए रेजोल्यूशन हाई सेट करके रखा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा लो किया हूँ, तब आपको दिखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है चलो। ये क्लियर है ना भाई? अच्छा बता दो। हाँ हाँ, समझ 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 गया। टेरिटरी का मतलब, हेलो, टेरिटरी का मतलब, टेरिटरी का मतलब यहाँ पे हो गया इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी और इंडियन टेरिटरी दो प्रकार की होती है, एक होती है डोमेस्टिक और एक होती है इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जो इंडियन लैंड मास पे है, ठीक है, वो अपना इंडियन टेरिटरी आ गया। ठीक है, छोटा मत समझो, अभी और पढ़ाऊंगा इंडियन टेरिटरी का पूरा डायग्राम लगा समझाऊंगा। और एक हमारी होती है इंटरनेशनल टेरिटरी होती है, जैसे इंडियन एम्बेसी। तो हम पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इंडिया का एम्बेसी है, वो भी हमारा इंडियन टेरिटरी में ही में माना जाता है। जहाँ जहाँ भी इंडियन बिजनेस काउंसलेट है, वो भी हमारा इंडियन टेरिटरी है। ठीक है। तो इंडियन टेरिटरी का मतलब दो, जो इंडिया के अंदर है और जो इंडिया के बाहर है। ठीक है, क्लियर है? बट इस डेफिनेशन में, हेलो, इस डेफिनेशन में कौन सी टेरिटरी माना जाएगा? इंडिया के बाहर वाला भी माना जाएगा क्या? नहीं, ओनली डोमेस्टिक माना जाएगा। मैं समझाने के लिए बोला कि दो प्रकार की टेरिटरी है, एक इंडिया के अंदर और एक इंडिया के बाहर। बट डेफिनेशन में इंडिया के अंदर वाला माना जाएगा, बाहर वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखो, इट्स टेरिटोरियल वाटर। फटाफट लिखो तो, फटाफट लिखो, बात मत कर लो। 5 मिनट के लिए सास बहू को छोड़ दो। हाँ, तुम लोग वही सब सीरियल सीरियल देखता है क्या तुम लोग? क्या देखता है, बिग बॉस देखता है? तो किसका बात करता है? अच्छा अच्छा। अच्छा, तुम लोग बड़ा हो गया, भूल जाता है बार बार। सी बेड एंड नंबर 3। एंड सी बेड एंड नंबर 3 लिखो। एंड मतलब और भी है, समझे ना? लिखो। कॉन्टिनेंटल सेल्फ। 4, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 4, एयर स्पेस। 6, ये 5 था। 6 लिखो। स्पाइस्ड मैरी टाइम जोन। ये 6 नंबर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज लेव इट। बड़े बड़े सी एस लॉयर को याद नहीं, आप कहाँ से याद कर पाओ? स्पेसिफाइड 6 नंबर आप याद कर पाते तो अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है चलिए, ये लिख लिया, ये लिख लिया। एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम पे समझाता हूँ। विदाउट डायग्राम आपको ये चीज़ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा लिखो लिखो लिखो। लिख लो, लिख जा, हो जाएगा, बताना मेरे को। स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन।
बेसिक्स कर लेना, यूट्यूब पे भी है। जब तक क्लासेस नहीं लेते हो, यूट्यूब पे सारा क्लासेस डाला हुआ है। टैक्स, बेसिक टैक्स का कर लेना और कॉस्ट का कर लेना। थ्योरी का कर सकते हो, अच्छी बात है, बाद में जब रिवीजन करूंगा तो कर लेना, क्योंकि भी जब सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सबका चैप्टर वन ही चल रहा है। बनाओ डायग्राम, बनाओ, हो गया। बनाओ, साथ में डायग्राम बनाओ तो।
बन गया, बन गया। कि डायग्राम समझ जाओगे तो इंडिया का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आपने नाम सुना होगा ना, आताल पाताल सब सुना है? सब डेफिनेशन माने वाला, सब इंडिया है। अच्छा वो आज ना बस लिमिटेड ही होगा भाई। चला। हाँ, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, सुन लो चलो। पहला पॉइंट क्या है? आपने इंडिया का मैप देखा है? कौन दुर्भाग्य है जो आज तक, किसका दुर्भाग्य है जो आज तक इंडिया का मैप नहीं देखा है? चलो, सौभाग्य सबका है। चलो, इंडिया का मैप हम लोग देखे हैं। अपना जो इंडिया का मैप दिखता है वो ट्रायंगुलर शेप में है ना, बिकॉज इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, सुना है ना आपने? इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। अरे इंडियन, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल, तीन प्रकार, तीन तरीका से हमारा इंडिया पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ऊपर साइड में जम्मू कश्मीर पाकिस्तान चालू होता है। ठीक है, तो जो आपका, जो मैंने ब्रैकेट में बनाया ना, स्क्वायर के, स्क्वायर नहीं, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? हाँ, तो स्क्वायर में जो मैंने लिखा है वो अपना समझ लो इंडिया का मैप है। जो हमारा स्क्वायर है वो क्या, हमारा इंडिया का मैप। मतलब जो इंडिया का बाउंड्री है ना, उसको बोलते हैं इंडिया का लैंड मास। अरे इंडिया का जो मैप है, उस मैप को क्या बोलते हैं? इंडिया लैंड मास। या इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ इंडिया, उसी को बोलते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, और उसी को बोलते हैं लैंड मास ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो मैप देखते हो आप लोग, जो ट्रायंगुलर शेप में है, वो हमारा लैंड मास ऑफ इंडिया या ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर, भाई कोलकाता के अंदर कुछ भी खुदाई करोगे तो वो भी तो इंडिया के अंदर ही माना जाएगा। तो जमीन के अंदर कुछ भी अगर कोयला निकलता है या नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, वो क्या इंडियन होंगे या बाहर के होंगे? इंडियन होंगे। तो जो हमारी माइंस है, मतलब जो हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो इंडिया का मैप देखते हो ना, उस मैप के अंदर अगर कुछ भी खुदाई उदाई करते हो, माइंस वगैरह निकलती, वो भी कौन सी टेरिटरी में आएगी? इंडिया के अंदर आएगी, वो भी इंडिया है। मतलब जमीन के ऊपर भी इंडिया है और जमीन के अंदर भी इंडिया है। अब मत पूछना सर कितना, लॉ में भी नहीं लिखा है। कितना अंदर जाओगे तो इंडिया होगा, कहीं नहीं लिखा है। सिंपल लॉ में लिखा है कि जमीन के ऊपर भी इंडिया है और जमीन के अंदर भी इंडिया है। ठीक है, कौन सा जमीन के अंदर? जो इंडियन टेरिटरी में आता है, जो इंडिया के मैप में आता है, उसके अंदर अगर खोदोगे तो भी वो क्या है? इंडिया है। उसके ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, इंडियन एयर स्पेस। तो हमारे जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके ऊपर जो भी एयर स्पेस है, वो कौन सा एयर स्पेस है? इंडिया का एयर स्पेस है। विदाउट इंडियन एयर 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 स्पेस के परमिशन से कोई भी अगर जहाज हमारे ऊपर से जाता है तो हम उसको मार के गिरा सकते हैं। अगर आपको इंडिया का एयर स्पेस यूज करना है तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया के जमीन के अंदर भी इंडिया है, जमीन के ऊपर भी इंडिया है, और आसमान में जो एयर स्पेस वो भी क्या है? इंडिया है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वो अपना इंडिया का मैप समझ लो, इंडिया का टेरिटरी समझ लो, जोग्राफिकल बाउंड्री समझ लो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओके, अब आप देखिएगा, जहां हमारा मैप खत्म होता है वहां से समुद्र चालू होता है। हमारा जहाँ मैप खत्म होता है वहां से क्या चालू होता है? समुद्र चालू होता है। ठीक है, तो सपोज, मेरे को उतना मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है। सपोज, अरे यार वाह, बहुत बढ़िया। सपोज सपोज यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, अब आपको पता है गोवा सपोज यहाँ पे है, सपोज गोवा यहाँ पे है, और आप जाकर यहाँ पे डांस कर रहे हो, आज ब्लू है पानी पानी, तो क्या बोलोगे? स्टेटस क्या लगाओगे? फिर क्या लोग, हम फॉरेन में डांस कर रहे हैं? नहीं, फीलिंग ऑसम, आज तुम फॉरेन चले गए, ऐसा नहीं है। जहां से भी पानी चालू होता है ना, तीन तरीके से पानी चालू होता है ना, जहां से भी पानी चालू होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है। तो आप यहाँ देखो, इधर से पानी चालू हो रहा है, अरे जिधर से पानी चालू हो रहा है वहां से देखो 12 नॉटिकल माइल्स तक देखो,
12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी है वो हमारा इंडियन पानी है, मतलब वो भी हमारा इंडियन टेरिटरी में आता है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ से पानी चालू हुआ, तो यहाँ तक का भी जो पानी है वो इंडियन ओशियन का जो पानी है वो इंडिया के अंदर आता है, वो भी हमारा इंडिया है। तो इंडिया का मैप जहाँ खत्म हुआ, जहाँ मतलब जहाँ पर फिजिकल बाउंड्री खत्म हुआ और वाटर टेरिटरी चालू हुआ, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक का जो पानी है वो इंडियन इंडियन वाटर टेरिटरी है, वो वहां तक हमारा इंडिया है। और ये एक तरफ नहीं है, चारों तरफ है। मतलब अगर इंडिया का मान लो 3 तरफ पानी है, तो तीनों तरफ 12 12 इधर भी 12 नॉटिकल माइल, इधर भी 12 नॉटिकल माइल और इधर भी 12 नॉटिकल माइल तक का जो पानी है वहां तक इंडिया है। वहां तक क्या है? इंडिया है। अब क्वेश्चन है सर, नॉटिकल माइल क्यों? हम लोग तो किलोमीटर की बात करते हैं। देखो, जब समुद्र की दूरी नापी जाती है ना, तो नॉटिकल माइल में नापा जाता है। रीजन बता रहा हूँ। समुद्र में जब आप, जैसे आप नदी वदी में गए होंगे, तो नदी देखना ऐसे होता है, मतलब आप पाँव डालोगे तो धीरे धीरे आपका पाँव अंदर जाएगा। मतलब नदी की जो गहराई होती है ऐसे कर्वेचर फॉर्म में होती है। तो जब आप कोई भी चीज़ कर्वेचर फॉर्म में नापते हो ना, तो नॉटिकल माइल में होती है। कोई चीज़ अगर स्ट्रेट फॉर्म में नापोगे तो वो हो गया किलोमीटर। कोई भी दूरी अगर आप कर्वेचर फॉर्म में, मतलब इसके फॉर्म में नापोगे, देखो जैसे मैंने कर्वेचर बनाया ना स्काई ब्लू कलर में, तो हमारा जो समुद्र है वो कर्वेचर के फॉर्म में है। अच्छा, ऐसा है क्या कि आप दीघा वगैरह में गए हो, तुरंत समुद्र के अंदर आपने पाँव डाला, डायरेक्टली नीचे चले गए? पाताल में आपको ढूंढा जा रहा है, कहाँ गए आप, ऐसा होता है क्या? अरे धीरे धीरे अंदर जाओगे, हाँ। तो आपका कर्वेचर फॉर्म में समुद्र है। तो जब कर्वेचर फॉर्म की दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल माइल में आती है। ठीक है। जब कर्वेचर फॉर्म की दूरी नापोगे किसमें आओगे? नॉटिकल माइल। और जब स्टेट नापोगे तो किलोमीटर। ठीक है। तो हमारा नॉटिकल माइल हो गया कितना? 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होगा 1852 मीटर, लगभग 1.5, मतलब 1.5 या 1.8 किलोमीटर। या ज्यादा अगर नहीं समझना, 2 किलोमीटर समझ लो ना अप्रोक्सीमेटली। अरे 150 मीटर ही तो कम हो रहा है, 150 मीटर ही तो कम हो रहा है। तो लगभग समझो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर। तो 12 × 2 करो, कितना होता है? 24 किलोमीटर। तो जहां से हमारा इंडियन पानी चालू होता है, फिजिकल बाउंड्री खत्म होता है और पानी चालू होता है, जहां से पानी चालू हुआ उसको बोलते हैं बेसिक लाइन। बेसिक लाइन से 12 नॉटिकल माइल इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 23 किलोमीटर, लगभग 23 किलोमीटर। तो 23 किलोमीटर तक का जो पानी है वहां तक अपना इंडिया है। इधर भी 23 किलोमीटर, नीचे भी 23 किलोमीटर और इधर भी 23 किलोमीटर। आया बात समझ? वहां तक हमारा क्या है? इंडिया है। अब आप देखिएगा 12 के बाद भी मैंने ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिखा है, तो अगर 200 में से 12 माइनस करो कितना होगा? 188। अरे 200 में से 12 माइनस करो क्या होगा? 188 नॉटिकल माइल। ये आपका जो 188 नॉटिकल माइल है, इसको अपने बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे डीप समुद्र होता है, इसके अंदर बहुत सारी मछलियां निकलती हैं जिसको बोलते हैं सी फूड। आप देखेंगे मछुआरे लोग जाते हैं, सी फूड। और आपको पता है इस 188 नॉटिकल माइल का जो एरिया है जिसको आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, वहां पर इंडिया का भयानक भयानक इन्वेस्टमेंट है। अंबानी, आपने सुना होगा अंबानी का पेट्रोल डीजल का काम है, अरे राइस का। तो उनकी जो फैक्ट्री लगी हुई है, जो उनका प्लांट लगा हुआ है पेट्रोल निकालने का, डीजल निकालने का, यही 188 नॉटिकल माइल में लगा हुआ है। आपने इंडियन नेवी का नाम सुना? इंडियन नेवी वो 188 नॉटिकल माइल में घूमती रहती है। आपने देखा हो केजीएफ में लास्ट पार्ट में, जब वो उसको चिल्ला रहा होगा कि आप हमारी समुद्री सीमा में आ रहे हो, वापस जाओ वापस जाओ। तो ये जो एरिया होता है ना 188 नॉटिकल माइल होता है। तो डीप सी एरिया होता है। डीप सी में क्या होता है? हमारा सी फूड मिलता है, मछली उछली ये सब मिलता है। और जितना समुद्र गहरा होता है उतना ज्यादा उसके अंदर रिसोर्सेस होते हैं, मतलब नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, आपका डीजल पेट्रोल, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं डीप सी के अंदर। और हमारा अंबानी अडानी का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस 188 नॉटिकल माइल एरिया में, बिकॉज यहाँ पे समुद्र बहुत गहरा है और इसके नीचे बहुत ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ अंबानी अडानी का पावर प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है। बिजली बनाने का भी ये लोग पानी वहाँ से भी यूज कर लेते हैं, समझ रहे हो? रिलायंस तो बिजली बनाने का भी व्यवस्था करते हैं ना। तो 188 नॉटिकल माइल, ये इस एरिया में ना आप बिजनेस कर सकते हो। इस एरिया में क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो। 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, बचा 188 नॉटिकल माइल, बोला इस एरिया में बिजनेस कर सकते हो। तो क्या सर वो भी इंडिया माना जाएगा क्या? नहीं, इंडिया तो नहीं माना जाएगा, पर आप बिजनेस कर सकते हो।
एक प्रकार से देखा जाए वो भी हमारा, अब भाई बिजनेस कर सकते तो हमारा ही तो हुआ। क्या इस 188 नॉटिकल माइल पाकिस्तानी वाले आके बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। तो अगर रफली समझा जाए तो जहां से पानी स्टार्ट हुआ 12, तो इंडिया है ही है, नो डाउट। 12 नॉटिकल माइल तो इंडिया है ही है। ये जो एक्स्ट्रा 188 नॉटिकल माइल है ये किसके लिए मिला है? बिजनेस करने के लिए मिला। तो देखा जाए 188 बिजनेस के लिए और 12 अपना इंडिया है, तो 188 प्लस 12 कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल। तो जहां से अपना पानी चालू होता है वहां से 200 नॉटिकल माइल तक का जो पानी है वो इंडिया का पानी है, वहां तक इंडिया है। अपने को लगता है कि इंडिया का बाउंड्री जहां से खत्म हुआ वो इंडिया नहीं। आपका मैप जहां से खत्म हुआ वहां से क्या चालू हुआ? पानी चालू हुआ। तो जहां से पानी चालू हुआ वहां से 200 नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 200 किलोमीटर में कन्वर्ट करो। नहीं, 200 नॉटिकल माइल इंटू 1.8 करो, 3, रफली 350 किलोमीटर। तो जहां से पानी चालू हुआ वहां से 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर तक का जो पानी है वहां तक अपना इंडिया है। और एक तरफ नहीं, तीनों तरफ। एक तरफ नहीं हो, तीनों तरफ। अब क्वेश्चन उठता है कि सर 350 किलोमीटर के बाद का एरिया क्या होगा? 370, अच्छा 370, 370 किलोमीटर, ठीक है। तो आफ्टर 370 किलोमीटर के बाद सर वो जो पानी है, ऐसा तो नहीं पानी खत्म हो गया, उसको बोलते हैं हाई सी। देखना वहां पे, देखना 200 के बाद मैंने हाई सी लिखा है। हाई सी का मतलब किसी का नहीं है। ये जितना भी समुद्र का जो भी व्यापार होता है ना, अरे बड़ी बड़ी शिप से नहीं होता, ट्रेवल होता है, व्यापार होता है, मर्चेंट मर्चेंट की जो शिप चलती है, तो वो कहाँ चलेगी? हाई सी में चलती है। तो जो भी समुद्र का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, मर्चेंट शिप चलती है वो हाई सी में चलती है। ये 200 नॉटिकल माइल के अंदर नहीं चलती है। हमारा जो इंडियन नेवी है वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर रहता है। तो हमारा इंडिया देखा जाए, रफली देखा जाए 200 नॉटिकल माइल तक हमारा इंडिया है। लगभग 370 किलोमीटर तक का जो पानी है, तीनों तरफ 370 किलोमीटर तक का जो पानी है वो इंडियन पानी है, वो वहां तक अपना इंडिया फैला हुआ है। और एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, हंसना मत तुम लोग, हाँ, तो हंस देता है। सपोज ये मेरा 200 नॉटिकल माइल है ना, सपोज ये 200 नॉटिकल माइल है। अगर गलती से बीच में एक आइलैंड मिल गया हमें, अगर गलती से हमें बीच में क्या मिल गया? एक आइलैंड मिल गया, तो भाड़ में गया ये रूल। अब ये रूल यहां से चालू होगा। अब यहां से 12 नॉटिकल माइल चालू होगा, अब यहां से 188 नॉटिकल माइल चालू हो गया। इसलिए सारे देश किसके पीछे भागते हैं? आइलैंड के पीछे भागते हैं। आपने सुना ना, आप लोग सुना होगा लक्षद्वीप को इंडिया क्यों खर्चा करके बचाया हुआ? भाई हमारा इंडियन बाउंड्री बढ़ती है। अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम बीच समुद्र में है। आया वैसा सामने, तो ये जो 20 समुद्र के जो एरिया अगर गलती से 200 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया ना, तो भाड़ में गया इधर का एरिया। अब हम आइलैंड से नापेंगे, मतलब मेरा एक्चुअल नपाई कहाँ से चालू होगा? आइलैंड से 12 किलोमीटर। फिर बिजनेस करने के लिए 188 नॉटिकल माइल। इसीलिए इंडियन ओशियन में, आपने सुना होगा इंडियन ओशियन, आपने सुना होगा इंडियन ओशियन। रीजन क्या है ना, पूरा का पूरा समुद्र इंडिया है, क्योंकि आइलैंड पड़ जा रहा है ना तीनों तरफ। तो हमारी जो समुद्री सीमा ना बड़ी भयानक है। चाइना इसलिए परेशान है क्योंकि बीच में अगर हाई सी मिल जाएगा, बीच में अगर हाई सी मिल जाएगा तो कॉमन हो गया। बीच में अगर हाई सी मिलेगा तो कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होने से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वो तो इंटरनेशनल एरिया हो गया ना। लेकिन रीजन क्या है ना कि इंडियन ओशियन में जितना भी तुम समुद्र का पानी देखते हो ना, आइलैंड के वजह से मैक्सिमम पानी इंडिया के अंदर आ गया। तो जब भी चाइना अपना शिप लेकर के जाता है अरेबियन कंट्री में या गल्फ कंट्री में या फ्रांस की यूरोप की कंट्री में जाता है, आप चाइना का देखिएगा, चाइना के पास दो ही रूट है। एक रूट है पाकिस्तान होते हुए जाने का और एक रूट है इंडियन ओशन होने है। तो इंडियन ओशन से जब गुजरता है डर लगता है उसको, कहीं इंडियन नहीं बोले ठोक ना दे उसको बीच रास्ता, क्योंकि बीच में आइलैंड है। आइलैंड के वजह से 12 नॉटिकल माइल प्लस एक्स्ट्रा 188 नॉटिकल माइल, तो 370 पहले मिला था और एक्स्ट्रा 370 मिल गया। तो लगभग आपका 800 किलोमीटर तक का जो पानी है वो इंडियन ओशियन में आ गया। चाइना बेचारा डरता है, क्योंकि जैसे ही चाइना, आज तक सोचोगे चाइना युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो कानून बना ये बना 1985 में लॉ ऑफ सी के द्वारा। ये इंटरनेशनल बॉडी है। ये जो कानून जो बना रहा हूँ ना, अरे 185 यार,
ये जो कानून बना रहा हूं ना, 12 नॉटिकल माइल, 188 नॉटिकल माइल, ये कानून बना 1985 में। ये एक बॉडी है, पूरी इंटरनेशनल बॉडी है, लॉ ऑफ सी। तो हमारा जो इंडिया चाइना ने इंडिया के ऊपर आक्रमण कब किया था, युद्ध कब किया था? 1962 में। उसको बोलो इस बार करे, उसको बोले नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे हमारे ऊपर वो आक्रमण करेगा तो व्यापार उसका रुक जाएगा ना, उसका तो व्यापार रुक जाएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा इंडियन ओशियन में नेवी किसका है? इंडियन नेवी है। चलो तुम लाओ व्यापार करो, जितना तुम जहाज भेजोगे सबको उड़ा देंगे। तो किसी भी इकोनॉमी का जो जड़ होता है, रूट होता है, वो बिजनेस होता है। हम तुम्हारा बिजनेस ही हैम्पर कर देंगे, हम तुम्हारी कमर ही तोड़ देंगे। तुम कैसे लड़ोगे हमसे? इसलिए चाइना हमसे लड़ाई नहीं करता। गंवार लोग क्या बोलते हैं, चाइना लड़ाई नहीं करता, डर गया। डरा नहीं है, उसका मजबूरी है। चाइना डरा नहीं है। आप क्या लगता है, आपके पास अगर 3 रुपया है ना, तो उसके पास 20 रुपया है। हमारी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 17 रुपया एक्स्ट्रा है। ऐसे समझो ना, तुम्हारे पास 3 रुपया है और सामने वाले के पास 20 रुपया है, तो 20 वाला तुमसे डर जाएगा? युद्ध जीता है, युद्ध जीता जीता जाता है टेक्नोलॉजी और पैसा से, और वो दोनों में आगे है। टेक्नोलॉजी भी आगे है और पैसे में भी आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। डरा नहीं है, मजबूरी है उसकी। उसका इकोनॉमी खोखला हो जाएगा। इतने मेहनत से जो उन्होंने इकोनॉमी बनाया है वो सब खोखला हो जाएगा। बिकॉज पूरा का इंडिया भी तो पीछे नहीं हटेगा ना। इंडिया भी तो देगा मुंह तोड़ जवाब, भाई हमारे पास भी पैसा, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, प्लस हमारा बहुत सारा देशों से वो सब है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सब मिल के मारेंगे। आ रहा है बात समझ? तो उसको पता है कि इंडियन इंडियन खोखला, मतलब इंडिया वाले उसको खोखला कर देंगे। उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जब बिजनेस खत्म हो जाएगा ना, तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लड़ाई नहीं करता, मजबूरी है उसका। इसीलिए चाइना ने देखा होगा, पाकिस्तान के रास्ते से अपना व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, हो ना। इन पाकिस्तान पाक चाइना कॉरिडोर का नाम तो सुना होगा आपने। रीजन क्या है कि हाई सी इंडिया में पड़ता ही नहीं है, बीच में आइलैंड आ जाता है। आइलैंड की वजह से हमारी जो समुद्री सीमा बहुत बड़ी हो जाती है। चाइना बेचारा परेशान है इसीलिए। चाइना का पता क्या मन है, ये लॉ ऑफ सी को खत्म कर दो। चाइना सोचता है ये लॉ ऑफ सी, क्योंकि लॉ ऑफ सी की वजह से इंडिया का जो बाउंड्री बहुत बड़ा हो गया है, और चाइना सोचता है इसको खत्म कर दो। आया पसंद? तो आपके दिमाग में कभी आया होगा इसको इंडियन ओशियन क्यों बोलते हैं? रीजन क्या है, बीच में क्या है, आइलैंड। और आइलैंड की वजह से हमारा 370 किलोमीटर का जो एरिया एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसलिए इंडियन ओशियन पड़ गया, पूरा का पूरा समुद्र हमारा है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ इस डायग्राम में आ जाओ। लैंड मास। अरे काम, इंफॉर्मेशन काम की लग रही है, नहीं लग रही है? लैंड मास, अंदर जमीन के अंदर क्या है, माइंस। और ऊपर क्या है, एयर स्पेस। तो एयर स्पेस भी इंडिया है, जमीन का जो सरफेस है वो भी इंडिया है, जमीन के अंदर भी क्या है, इंडिया। जहां से पानी चालू हुआ वहां से 12 नॉटिकल माइल तक का प्रॉपर इंडिया है। फिर एक्स्ट्रा 188 नॉटिकल माइल दिया गया है बिजनेस पर्पज के लिए, दिया गया है बिजनेस पर्पज के लिए। तो रफली दे दिया जाएगा 12 और प्लस 188। अरे 12 तो मिला इंडिया के लिए, और प्लस 188 हमारा बिजनेस पर्पज के लिए। तो आपका हो गया, कितना हो गया, 200। अरे 12 प्लस 188 कितना हो गया, 200। तो जहां से पानी स्टार्ट हुआ वहां से 200 नॉटिकल माइल तक का पानी क्या है, इंडिया का पानी है। और बीच में अगर आइलैंड मिल गया तो फिर ये नपाई उपाई स्टार्ट होगा आइलैंड से। भूल जाओ इधर का सब, अब आइलैंड से चालू करेंगे। क्लियर है? अब आपने आपने देखा होगा जो कर्वेचर फॉर्म है, जैसे समुद्र अचानक से गहरा नहीं होता, समुद्र धीरे धीरे गहरा होता है। तो ये आपने देखा कर्वेचर मैंने बनाया है स्काई ब्लू कलर में। इस कर्वेचर की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब तो अगर समुंदर का पानी इंडिया है, तो समुंदर के अंदर की जो एरिया है वो भी क्या है, इंडिया है। मतलब समुद्र का पानी भी इंडिया है, समुद्र का जितना गहरा है वो भी क्या है, इंडिया। उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो भी इंडिया है। हाँ हाँ, हमको पता है क्वेश्चन आएगा, सबका आएगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, इंडिया श्रीलंका बेसिकली एक आइलैंड ही है। आया सुना? ये अंग्रेजों वाले ने हिसाब कर दिया, अदरवाइज वो इंडिया में आ जाता। तो क्या बोले, छोड़ दो। इंडिया और श्रीलंका में दूरी बहुत कम है, तो हमारे बीच में एक ट्रीटी साइन की गई है। ट्रीटी साइन किया गया है कि लॉ ऑफ सी को नहीं मानेंगे। मतलब जितना दूर हमारा इंडिया और श्रीलंका वाला एरिया है ना, उतना दूर हमारा लॉ ऑफ सी नहीं काम करता है। मतलब जो हाफ ऑफ एरिया को बहुत मतलब ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, रामेश्वरम नाम सुने हो? रामेश्वर, रामेश्वरम से ना श्रीलंका 14 किलोमीटर है। रामेश्वर से श्रीलंका 14 किलोमीटर है, मतलब बीच में 14 किलोमीटर का, तो हाफ ऑफ एरिया डिवाइड कर दिया गया है।
तो श्रीलंका जितना नजदीक है इंडिया में, तो दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपना एरिया डिवाइड कर दिया। और जैसे ही समुंदर चालू होता है फिर वही लॉब सी चालू हो जाएगा। आया बस हमने। तो उधर में थोड़ा साउथ साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंडिया को, बिकॉज श्रीलंका की वजह से। बट इंडिया का मैक्सिमम पोर्शन हम ही कवर कर, मतलब इंडियन ओशियन और मैक्सिमम पोर्शन हम ही कवर करके रखे हुए। समझ में? श्रीलंका वाला जो पोर्शन है तो वहां पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि इंडिया बोलता है मेरा चालू होगा, तो इंडिया बोलता है मेरा चालू होगा, श्रीलंका बोलता आइलैंड है हम, हमसे भी चालू होगा। क्योंकि अगर श्रीलंका क्लेम करेगा तो ये जो ऐसा नहीं है कि इधर ही काउंट होगा, इधर भी तो काउंट होगा। तो अगर श्रीलंका क्लेम करेगा तो इंडिया के अंदर आ जाएगा, और इंडिया क्लेम करेगा तो श्रीलंका के अंदर चला जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या है, म्यूचुअल ट्रीटी साइन किया गया कि एरिया जो रहेगा हाफ ऑफ डिवाइड कर लेंगे। समझ में आया? ये क्लियर है? तो हाई सी कहाँ से चालू होगा? हाई सी 200 के बाद हाई सी, तो जो भी व्यापार हो रहा था 200 में। आप बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। मान लो देखो समुद्र में कोई सीमा तो दिखती नहीं है, एक रफली ऐसे लोग बोलते हैं ये 200 है, ये 200 के बाद है। मान लो कोई जहाज आ रही है, नेवी टाइप की जहाज, लड़ाकू जहाज या नेवी टाइप की पनडुब्बी आ रही है, गलती से वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया। मान लो कोई पाकिस्तानी जहाज आ रही है, गलती, चाहे वो मर्चेंट शिप हो या नेवी की शिप हो, डजेंट मैटर, कोई भी शिप, विदेशी विदेशी का कोई भी शिप अगर 200 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया तो क्या करेंगे? हम वार्निंग देंगे। क्या देंगे? वार्निंग देंगे कि वापस जाओ, आप हमारी समुद्र सीमा के अंदर हो। लेकिन माना नहीं, थोड़ा बहया टाइप का इंसान निकला, मानता ही नहीं, होता ना, नहीं मान रहा, लीचड़ का ढीठ है, आते गया आते गया आते गया, ढुक गया 12 में। 200 नॉटिकल माइल से आना स्टार्ट किया, कहाँ ढुक गया? 12 में ढुक गया, मतलब घर में ढुक गया। क्योंकि 12 मतलब प्रॉपर इंडिया। अरे 188 तो बिजनेस के लिए मिला है ना, 188 तो बिजनेस के लिए मिला है, 12 मतलब प्रॉपर इंडिया, वो इंडिया ही है। तो पानी जहां से स्टार्ट हुआ वहां से 12 नॉटिकल माइल इंडिया है। गलती से अगर तुम इंडिया में ढुक गया, मतलब 12 वाले में ढुक गया, मतलब तुम हमारे देश में ढुक गए। अगर वो 12 में ढुका, कहाँ ढुक गया? देश के अंदर ढुक गया, उड़ा दो उसको, फिर उड़ा देगी, इन्हें भी फिर उड़ा देगी। तो 188 नॉटिकल माइल में जितनी भी शिप आती हैं सबको वार्निंग मिलता है कि भैया तुम हमारे अंदर हो, भागो, हमारे तुम समुद्र से में भागो। लेकिन सामने वाला अगर नहीं मिलता, मतलब उड़ा नहीं सकता, नेवी उड़ा नहीं सकता, अंदर ही रहता है। तो नेवी हमारा चालू होता है 12 से लेकर के 188 के बीच में रहता है। तो 188 के बीच में अगर आया कोई तो वार्निंग मिलेगा, वार्निंग मिलेगा, उड़ा नहीं सकता। अगर उड़ा दिया ना तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर जवाब देना पड़ेगा, क्यों उड़ाया, क्या रीजन है, ठीक है ना। लेकिन अगर गलती से 12 में आ गया तो उड़ा दो। 12 का मतलब तुम इंडिया में आ गए बिना परमिशन का, और 12 के अंदर उड़ा दिए ना, किसी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हारे घर में अगर कोई अनऑथोराइज ढुक जाएगा तो तुम क्या करेगा? आरती उतारेगा बैठ करके, उठो पकड़ के उसको बात खत्म। क्लियर हुआ? अब इंडिया का डेफिनेशन आ जाओ। पहला पॉइंट तो क्लियर कर था। दूसरा पॉइंट देखो, इट्स टेरिटोरियल वाटर, कितना वाटर, कितना वाटर, 12 नॉटिकल माइल प्रॉपर इंडिया, प्लस एक्स्ट्रा 188 नॉटिकल माइल फॉर द बिजनेस पर्पज। अब बिजनेस में वही है, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, इन सब के लिए, और हमारे इंडियन नेवी। सी बेड हमारा नीचे चालू हो गया। अरे समुद्र का जो तल होता है उसको क्या बोलते हैं? सी बेड, वो भी इंडिया है। जितना समुद्र गहरा है वो भी इंडिया है, और समुद्र का जो लास्ट सतह है वो भी क्या है? इंडिया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब 188 नॉटिकल माइल, एयर स्पेस, प्लस स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन। तो स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एक्ट के हिसाब से जो भी टाइम सेट किया जाएगा वो भी क्या है? इंडियन है। ये वाला जस्ट दे दिया, तुमको याद करने का जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। तुम लोग बस यही याद करो, जो 5 पॉइंट में लिखवा है इस 5 पॉइंट याद करो। तो सिंपल, चलो डायग्राम भूलो, मेरे को देखो। जो आपका इंडियन मैप है उसको क्या बोलते हैं? अरे जो इंडियन मैप है उसको क्या बोलते हैं? लैंड मास ऑफ इंडिया। उसके जमीन के अंदर माइंस, वो भी इंडिया। उसके एयर, उसके ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी क्या है? इंडिया। ठीक है। जहां से पानी चालू हुआ 12 नॉटिकल माइल इंडिया, एक्स्ट्रा 188 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो भी क्या है? इंडिया। ठीक है। कर्वेचर फॉर्म में जो है वो हमारा कॉन्टिनेंटल, वो भी क्या है? इंडिया है। समुद्र का जो सतह है, इसको सी बेड बोलते हैं, वो भी क्या है? इंडिया है। ठीक है। क्लियर हुआ इंडिया डेफिनेशन? इंडिया डेफिनेशन क्लियर हुआ? चल। और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1852, 1852 किलोमीटर। ठीक है। लगभग रफली लगभग समझ लो 2 किलोमीटर, रफली 2 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल मतलब 2 किलोमीटर। ठीक है। कोई दिक्कत?
तो ये था हमारा इंडिया का डेफिनेशन। तो सिंपल अगर कोई पूछे इंडिया का डेफिनेशन लिखना है, इंडिया मीन्स नंबर वन एज पर आर्टिकल वन, सिंपल एज पर आर्टिकल वन, फिर 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ वाटर टेरिटरी, 188 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव जोन प्लस एयर मास ऑफ इंडिया, सॉरी एयर स्पेस ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन, उसके बाद हमारा, फिर इसके बाद सी बेड कॉन्टिनेंटल, पूरा। अब माइंस भी तो था ना, माइंस, ये पूरा का पूरा इंडिया का डेफिनेशन है। और ये बात कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 25A ऑफ इंडियन टैक्स एक्ट 1961 में। ये मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, ये लॉ में लिखा गया है। ठीक है, कोई ज्ञानबाजी नहीं चलेगा, आकर ज्ञान दे रहा है, लॉ में लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ? ये डायग्राम बना लिए हो आप लोग? लिखो तो कंपनी का डेफिनेशन लिखो, लिखो तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 17। अरे कंपनी लॉ वाला डेफिनेशन भूल जाओ, अभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स में अपना डेफिनेशन है, कंपनी का अपना डेफिनेशन है। तो सिंपल डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, चलो लिखो। नंबर वन लिखो तो, एनी इंडियन कंपनी, एनी इंडियन कंपनी। और नंबर टू में लिखो एनी फॉरेन कंपनी, एनी फॉरेन कंपनी, एनी फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये मैं डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ, अलग से कुछ डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अब फॉरेन कंपनी से एक डायग्राम चालू होगा। पे डिविडेंड इन इंडिया, ठीक है, पे डिविडेंड इन इंडिया, डज नॉट पे डिविडेंड इन, को बोलेंगे फॉरेन कंपनी। जो डिविडेंड इंडिया में पे करती है, ऐसी फॉरेन कंपनी जो डिविडेंड इंडिया में पे कर रही है, को बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। घरेलू कंपनी। और लिख लो, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स, लिखो तो, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखो तो, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स डैश इंडियन कंपनी एंड दोज फॉरेन कंपनी विच पे डिविडेंड इन इंडिया। आराम से, कोई बात नहीं। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स डैश इंडियन कंपनी, नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन इंडियन कंपनी, नंबर टू
दोज फॉरेन कंपनी, दोज फॉरेन कंपनी हु पे डिविडेंड इन इंडिया। कंपनी का डेफिनेशन कंपनी लॉ में अपना दिया हुआ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20। इनकम टैक्स एक्ट में भी कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 70। बोला ऐसे कंपनी का जो डेफिनेशन थोड़ा लंबा दिया हुआ, पर मैं उसको इजी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर दिया। लॉ का जानते हो, लॉ एक टेढ़ा खीर है, नीम के पत्ते की तरह कड़वा लगता, पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, सीधा नहीं बोलता, कान पकड़ के उल्टा बोलेगा। तो मैं इसको सिंपली फॉर्म में लिख दिया, कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी, एनी फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी में दो पार्ट होगा, ऐसा फॉरेन कंपनी जो डिविडेंड पे करता है, और ऐसा फॉरेन कंपनी जो इंडिया में डिविडेंड नहीं पे कर रहा है, पूरा का पूरा प्रॉफिट उठा करके देश के बाहर ले जा रहा है। ठीक है, अरे भाई डिविडेंड किसका पार्ट है? डिविडेंड किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। तो ऐसी फॉरेन कंपनी जो प्रॉफिट इंडिया में पे कर रही है, मतलब डिविडेंड, जैसे तुम एक्चुअल कंपनी नाम सुना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, ठीक है ना, उसका वो कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी? कौन सी कंपनी है? यूके कंपनी है। कौन सी कंपनी है बताओ? क्या पाकिस्तानी कौन बोला? हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी कैसे? हिंदुस्तान इसीलिए, मतलब अभी हम एक रख रहे हैं अमेरिकन कंपनी, यहीं खोलेंगे। कंपनी लॉ में तुमने इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी डेफिनेशन नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना फॉरेन कंपनी डेफिनेशन, क्या पढ़ा है फॉरेन कंपनी डेफिनेशन? हाँ सिंपल, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो सुनो, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के अंदर खोला गया तो इंडियन कंपनी है, वो इंडियन एक्ट के अंदर खोला गया है। उसकी एक पेरेंट कंपनी है HUL, नहीं सॉरी, उसकी एक पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर लिमिटेड, जो यूके में इनकॉर्पोरेटेड है। हिंदुस्तान HUL का एक पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, जो यूके में खोला गया है। ठीक है, क्या यूनिलीवर का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है? हाँ है, तो हिंदुस्तान के नाम पे उसने अपना सब्सिडेरी खोला है। तो HUL कंपनी क्या है, एक सब्सिडेरी है किसकी? फॉरेन कंपनी यूनिलीवर लिमिटेड का। ठीक है, मेरे को भी लॉ नहीं पढ़ाना, मेरे को सिंपल ये पढ़ाना है कि ऐसा फॉरेन कंपनी जो इंडिया में टैक्स पे करता है और इंडिया में डिविडेंड पे करता है, जो इंडिया में डिविडेंड पे करता है वो माना जाएगा हमारी कंपनी है। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन आ जाओ। इन इंडियन कंपनी क्लियर है। अब आते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी दो प्रकार की होती है, कुछ फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करती हैं बट इंडिया में डिविडेंड नहीं पे करती। मतलब अगर सोचो, ऐसी कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में डिविडेंड नहीं पे कर रही है, इसका मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर कहाँ के हैं? बाहर के हैं, बाहर के हैं। तो सारा का सारा पैसा भी कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो हमारे लिए वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? फॉरेन कंपनी हो जाएगी। इनकम टैक्स बोलता वही हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। देखो, कंपनी लॉ फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन अलग बोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन सेम 2 में पढ़ाया गया था। अब आप भूलिए सेम 2, आप टैक्स पढ़ रहे हो। टैक्स बोलता मेरा फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन अलग है, हम उसको ही फॉरेन कंपनी बोलेंगे जो इंडिया में डिविडेंड नहीं पे करता है, हम उसको ही फॉरेन कंपनी बोलेंगे। अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आती है और बिजनेस इंडिया में ग्रो करती है और इंडिया में डिविडेंड पे कर रही है, तब बोलता है मानता हूं तू फिरंगी है, पर इंडिया में डिविडेंड पे कर रहा है ना, तो तू देसी है। मतलब तुमको हम डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे, तुमको हम इंडियन कंपनी की तरह इज्जत देंगे, तुमको अपना अपना। अबे तुम इंडिया के अंदर डिविडेंड पे कर रहा है, इसका मतलब तुम इंडिया के अंदर ही प्रॉफिट रखा है। भाई डिविडेंड किसका पार्ट है? तो अगर तुम इंडिया में प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? तुम कल को, सुनो, तुम कल को अपनी कंपनी खड़ा करेगा तो डिविडेंड किसको पे करेगा? इंडिया में या इंडिया के बाहर?
तो तुमको इज्जत मिल रहा है। ऐसे ही कोई देश के बाहर से आया और इंडिया में बिजनेस खड़ा किया और इंडिया में प्रॉफिट कमाया और इंडिया में ही प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट कहाँ कमाया? प्रॉफिट कहाँ कमाया? रखा भी कहाँ प्रॉफिट? तो देसी और विदेशी में अंतर क्या हो गया? तो ऐसी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में डिविडेंड पे करेगी वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी नहीं रहेगा, वो हमारे लिए कौन सी कंपनी होगी? इंडियन कंपनी होगी, डोमेस्टिक कंपनी होगी, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बट ऐसी फिरंगी कंपनी जो इंडिया में प्रॉफिट तो कमा रही है पर इंडिया में डिविडेंड नहीं पे कर रही है, पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ लेके जा रही है? विदेश लेके जा रही है, फॉरेन लेके जा रही है। अब इनकम टैक्स बोलता तू मेरे लिए प्रॉपर फॉरेन कंपनी है, क्योंकि तुमने एक भी प्रॉफिट इंडिया में नहीं रखा, पूरा का पूरा पैसा उठाकर कहाँ ले गया? इंडिया के बाहर ले गया। अब तुम मेरे लिए प्रॉपर फिरंगी कंपनी होगा, तुमको टैक्स ज्यादा पे करना होगा। तो जो इंडियन कंपनी होती है ना वो टैक्स कम पे करती है, और जो फॉरेन कंपनी होती है वो टैक्स ज्यादा पे करती है। एक रफली आइडिया दूं, अगर इंडियन कंपनी 30% पे करता है तो फॉरेन कंपनी 40% पे करेगा। क्या चीज? यहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं, जो डिविडेंड यहाँ पे पे नहीं करता, मेरे को एग्जैक्टली नहीं बताया इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मेरे हिसाब से ये जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है ना, ये जितने भी ऑनलाइन कंपनी है जिनका अपना खुद का वेबसाइट्स वगैरह इंडिया में लॉन्च किया गया है। नहीं, अमेजोन तो लिस्टेड है क्या? अमेजोन लिस्टेड है? इंडियन, इंडियन इंडियन तो सब्सिडी कंपनी, तो बता रहा हूँ सुनो। मैंने कभी सर्च नहीं किया कौन सी कंपनी है। एप्पल। हाँ, एप्पल का कोई शेयर होल्डर यहाँ पे नहीं है हाँ? बस और कुछ नहीं, एप्पल। एप्पल कोई शेयर होल्डर है क्या यहाँ पे? एप्पल क्या इंडियन लिस्टेड, इंडिया में लिस्टेड है क्या? मेरे हिसाब से इंडिया में एप्पल लिस्टेड नहीं है। अभी तो रिसेंटली उसका स्टोर खुला है भाई, उसका तो एप्पल का कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पे। लिस्टेड है, एप्पल इंडिया में लिस्टेड है, एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। ग्रो ऐप में देखो तो एप्पल का शेयर दिखा रहा है। नहीं है ना, मेरे को नहीं लगता नहीं होगा। कहाँ लिखा हुआ है? अरे इंडिया में लिस्टेड है या नहीं, वो तो अमेरिका में लिस्टेड होगा। एप्पल एक लिस्टेड कंपनी है, इंडिया में लिस्टेड है कि नहीं ये पूछा। ऑब्वियसली अमेरिका में तो लिस्टेड होगी ये, मैं इंडिया में लिस्टेड है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। तो एप्पल कंपनी बोल सकते हैं कि एप्पल क्या इंडिया में बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और पूरा का पूरा प्रॉफिट लेकर कहाँ जा रहा है? यूएस लेके जा रहा है, तो बोल सकते हो आप लोग। तो एप्पल को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए एप्पल का फ़ोन का दाम भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। कल को ना एप्पल आकर इंडिया में कंपनी खोलता है, कल को एप्पल आकर के इंडिया में कंपनी खोलता है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो जो तुमको 1 लाख रुपए का एप्पल है वो सीधा सीधा 50% डाउन, क्योंकि 40% तो टैक्स पे कर रहा है। तो टैक्स तो कम पे करेगा तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो कस्टम ड्यूटी वगैरह बच जाएगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगा उसका। आया बस हमने। तो चलो, ये डेफिनेशन क्लियर हुआ कंपनी का। हेलो, कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है? क्या है डेफिनेशन? एनी इंडियन कंपनी और एनी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का दो पार्ट, ऐसा फॉरेन कंपनी जो इंडिया में टैक्स पे करता है, सॉरी इंडिया में टैक्स तो दोनों पे करता है, इंडिया में क्या पे करता है? डिविडेंड। जो इंडिया में डिविडेंड पे करेगा उसको क्या ट्रीट करेंगे? रहेगा फिरंगी पर इज्जत देंगे, डोमेस्टिक की तरह इंडियन कंपनी की तरह इज्जत देंगे और टैक्स भी कम लेंगे। बट ऐसा फॉरेन कंपनी जो इंडिया में डिविडेंड नहीं पे कर रहा है, इंडिया में थोड़ा सा भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने देश लेके जा रहा है, उसको हम लोग प्रॉपर फॉरेन कंपनी बोलेंगे, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस पर जो टैक्स रेट होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपका ना एक लास्ट डेफिनेशन है एसएससी, लास्ट डेफिनेशन एसएससी। आज यहीं पे हम लोग का बेसिक्स क्लियर होता है। इनकम टैक्स का बेसिक अच्छा खासा हो गया। कितना क्लास हो गया? 4-5 क्लास हो गया बेसिक्स का। कितना क्लास हुआ टैक्स का? कितना क्लास होगा बेसिक्स? 4 या 5 क्लास हुआ होगा बेसिक्स का। देखो तो, लास्ट डेफिनेशन बेसिक्स का, लास्ट डेफिनेशन एसएससी।
persons liable to pay tax against proceeding under this act is initiated. तीसरा, deemed SSC. एक्चुअली जूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना, उसको हाई नेट का बहुत ज़रूरत पड़ता है और उसको रैम भी बहुत यूज करते हैं वो, इसलिए हम लोग आपको लाइव करवाते हैं, मतलब अपना ऐप से। मेरे ऐप से अगर आप लाइव करोगे तो आपका फ़ोन में रैम कम यूज़ हो, और नॉर्मल तुम अगर जूम से करोगे ना, तुम्हारा फ़ोन ही हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर तब उसमें रैम कम है तो। डीम्ड एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। हो गया। एसएससी का सिंपल मतलब मैंने पहले ही बता दिया। एसएससी मतलब जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको एसएससी बोलते हैं। क्या आप टैक्स पे करते हो? अरे कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स की बात हो रहा है। क्या डायरेक्ट टैक्स पे करते हो? आप एसएससी नहीं हो। जो लोग टैक्स पे करते हैं, समझ रहे हो, या जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, जैसे मैं लाइबल हूँ टैक्स पे करने के लिए ठीक है। अब मैं टैक्स भी पे करता हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं पर्सन भी हूँ, साथ ही साथ एसएससी भी हूँ। इनकम टैक्स के अंदर आप पर्सन्स माने जाओगे पर एसएससी नहीं माने जाओगे। एसएससी वही माना जाएगा जिसकी टैक्स लायबिलिटी है, जो टैक्स पे करता है या जो जिसको टैक्स पे करना है। तो पर्सन लाइबल टू पे टैक्सेस, जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है या जो पर्सन टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं। स्टूडेंट क्या एसएससी होता है? नहीं। स्टूडेंट ओनली आएगा पर्सन में आएगा। कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन में आएगा। एसएससी में तब आएगा जब आपकी इनकम होगी और आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। दूसरा, पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट इज इनिशिएटेड। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है लीगल एक्शन। प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? लीगल एक्शन। आपको हमने पढ़ाया होगा, सो कॉज नोटिस और डिमांड नोटिस पढ़ाया था, याद है ना? पूरा पूरा कहानी समझाया था कि मैंने एडवांस टैक्स कम पे किया था, ठीक है, तो मेरे को क्या आया? सो कॉज नोटिस, कि तुमने अपनी इनकम इतनी कम एसेस क्यों किया, तो मेरे को आया सो कॉज नोटिस। ये जो सो कॉज नोटिस आ रहा है इसी को बोलते हैं प्रोसीडिंग्स। अच्छा सुनो, मैंने सो कॉज नोटिस को हल्के में ले लिया, चिट्ठी फाड़ के फेंक दिया। अब मेरे खिलाफ कौन सी नोटिस आएगी? डिमांड नोटिस आएगी। अब कल को मैंने डिमांड नोटिस भी नहीं किया तो मेरे ऊपर अच्छा खासा एक्शन लिया जाएगा, जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स। तो लीगल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ होगा क्या? आपकी बात कर रहा हूँ, यू गाइस आपकी बात कर रहा हूँ। आप टैक्स पे करते हो क्या? नहीं। मैं टैक्स पे करता हूँ। कल को मैंने उल्टा पुल्टा कुछ भी टैक्स में दिखाया तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। तो मैं क्या हो गया? एसएससी। तो जो पर्सन टैक्स पे करता वो भी एसएससी है। जिसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट, वो भी क्या है? एसएससी। तीसरा पढ़ो। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे जो जूनियर सो कॉल्ड टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत सारे देखा ना, जूनियर प्रोग्राम्स आता है टीवी वगैरह पे, वो लोग क्या जीतता है? प्राइज जीतता है कि नहीं जीतता? अरे सिंगिंग का आता है, डांस का आता है, बड़े कॉम्पिटिशन्स का आता है, अच्छा खासा प्राइज जीतता है ना वो लोग। अगर मान लो 1 करोड़ का प्राइज जीता, अगर वो 1 करोड़ का प्राइज जीता, अब आप बताओ 1 करोड़ का प्राइज जीता तो 30% तो टैक्स पे करेगा, बिकॉज वो तो उसकी कैजुअल इनकम में आएगी, लास्ट हेड में आएगा ना, कैजुअल इनकम में आएगा। अब पढ़ाया था ना माइनर टैक्स, याद आ रहा है? अरे पढ़ाया था मैंने माइनर टैक्स। माइनर टैक्स बच्चा पे करता है या पेरेंट्स पे करता है? माँ बाप पे करते हैं। और माँ बाप में जिसकी इनकम ज्यादा है, अगर पापा ज्यादा कमाते हैं तो वो पे करेंगे, या मम्मी ज्यादा कमाती है तो मम्मी पे करेगी। तो बच्चे ने डांस किया पर टैक्स कौन पे करेगा? माँ बाप पे करेंगे। तो माँ बाप को मान लिया जाएगा डीम्ड एसएससी। माँ बाप को क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड एसएससी। बच्चे ने मेहनत करके डांस वांस किया, गाना वाना गाया, प्राइज जीता, इनकम कमाया, आया बस हमने, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा? माँ बाप टैक्स पे करेंगे। तो उस माँ बाप को क्या बोलेंगे? तुम लोग क्या एरो डाल के माँ बाप लिखिएगा? नहीं, सम एग्जाम्पल था, ठीक है।
लास्ट में क्या बोला गया? डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट। माँ बाप भी एक नंबर के, समझ गया ना? टैक्स पे करना चाहिए था, पे नहीं किए, तो इसको बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। अरे माँ बाप की टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो माँ बाप ने टैक्स नहीं पे किया, बोला बच्चा वही पे करेगा, हम नहीं पे करेंगे, उनको बोला जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है? या डीम्ड डीम्ड इन डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट। इन काटो तो, ये इन कहाँ से लिख दिया मैंने? इन काटो तो, डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट, डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट। तो डीम्ड एसएससी कौन हो गया? माइनर ने पैसा कमाया, पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है? माँ बाप की है, पेरेंट्स की है, उस पेरेंट्स को बोलेंगे डीम्ड एसएससी। कल को डीम्ड एसएससी मतलब माँ बाप ने टैक्स नहीं पे किया, उन्हीं को बोलेंगे डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है एसएससी की। बट अपने क्या याद रखेंगे? अपने क्या याद रखेंगे? जो बंदा टैक्स पे करता है, जो बंदा या बंदी टैक्स पे करता है, या जो पर्सन टैक्स पे करता है, अपने उसको बोलेंगे एसएससी। सिंपल सिंपल। जो टैक्स पे करता है उसको क्या बोलेंगे? एसएससी। अब वो माँ बाप हो या एडल्ट हो, जो टैक्स पे करता है वो क्या है? एसएससी। तो मैंने पूरा कानून का डेफिनेशन लिख दिया, सिंपल आपको याद रखना है, जो टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं एसएससी। तो आपका बेसिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता। बेसिक्स में मैंने आपको लगभग लगभग हर एक चीज कवर कर दिया। आप अगर बेसिक्स का रिवीजन करोगे तो मेरे हिसाब से आपको टैक्स में जो बेस मजबूत करने के लिए जितना भी चीज का जरूरत होगा, जैसे आपके दिमाग में आएगा कंपनी के बारे में आएगा, पर्संस के बारे में आएगा, ठीक है, असेसमेंट और प्रीवियस ईयर के बारे में आएगा, इंडिया के बारे में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आएगा। तो डिटेल्ड में जाकर मैंने पूरा का पूरा बेसिक्स कवर कर दिया टैक्स का। ठीक है? अब अपने प्रॉपर जो चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर 2, 3, 4, अब वो प्रॉपर चैप्टर में एंट्री करेंगे। ठीक है? ओके।